अटैक आया था। हार्ट अटैक? लेकिन अम्मा को तो बुखार था ना। आई एम वेरी सॉरी। दृष्टि, बेटा कुछ कहना है दादी से? तो उनके पास जाना, यहाँ से क्या देख रही है? नहीं, अगर मैं उनके पास जाऊंगी तो वो मुझे मार देंगी। आपने देखा नहीं चाकू उनके हाथ में? नहीं बेटा, नहीं, हम सब बहुत प्यार करते हैं तुझसे। चाय बना दो? रहने दो। क्या बात है, टेंशन में लग रहे हो? क्या हुआ? क्या हुआ? बेटा, तेरी बेटी बहुत ही खतरनाक होती जा रही है। मैं सब्जी काट रही थी और मेरे हाथ से चाकू छीन लिया। मैं तो डर गई थी, कहीं मुझे ना चाकू मार दे। मुझे पता है दृष्टि कहाँ छुपी है। लाओ चाकू इधर दो। आप बटो। दृष्टि तो बहुत ब्रेव है, लेकिन बेटा मम्मी ठीक कह रही है, चाकू से नहीं खेलते। लाओ चलो दादी को सॉरी बोलो। नहीं, मैं नहीं बोलूंगी। दृष्टि, एक काम करते हैं, मैं तुम्हारा और दादी का पैचअप करवाती हूँ, ठीक है? प्रिया, मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए। तुझे और मेरी हेल्प? हाँ, वो एक्चुअली ना मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे मिलने बुलाया है। तेरा बॉयफ्रेंड कौन? अपने स्कूल का है? नहीं, बाहर का है। बातें तो अच्छी करता है, पर आज पहली बार उसने अकेले मिलने बुलाया है, तो सोच रही हूँ जाऊँ या नहीं जाऊँ। लॉटरी लग गई और तू ये सोच रही है कि प्राइज मनी लूँ या ना लूँ? ज्यादा सोच मत, जा मिल क्या। तू भी चलना मेरे साथ तेरे बॉयफ्रेंड से मिलने। क्यों कबाब में हड्डी जोड़ रही है? कबाब में हड्डी नहीं, एक से भले दो। और तू मेरे साथ चल के देख लेना कि मेरी चॉइस सही है या नहीं। तो इतना रिक्वेस्ट कर ही रही है तो मना नहीं करूंगी। पर कुल्फी खिलाएगी? पक्का खिलाऊंगी। मुझे तो लगा तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे रेस्टोरेंट में बुलाया होगा, पर तू उसके घर पे? ये अर्जुन का घर नहीं है, ये मेरी दूर की मौसी का घर। मैंने उसे भी अर्जुन के बारे में बता रखा है। मैंने सोचा बाहर मिलूंगी तो कोई देख लेगा, इसलिए मैंने उसे यहीं बुला लिया। यानी एक की बढ़ के दो नहीं तीन है। तेरी मौसी ने भी उसे पसंद कर लिया है और तू अब भी मेरी सजेशन पे डिपेंड है। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार, तेरा सजेशन भी इम्पोर्टेंट है। मौसी, ये मेरी दोस्त है प्रिया। नमस्ते मौसी। नमस्ते। आओ बेटा आओ, अर्जुन कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आओ। ये मेरी दोस्त है प्रिया। आ जाओ बैठो। तुम लोग बातें करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। लड़का अच्छा है पर शर्मिला है क्या? ये लो बेटा कॉफी पी।
आवाज आ रही है। उसने अपना काम पूरा किया और अब तेरा काम शुरू होगा। कौन? पीछे हटिए। पीछे हटी, पीछे हटी। किसी धारदार चीज से मारा गया है। कमरे की हालत देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ काफी झड़प हुई है। अब घर वालों के बीच ही हुई या कोई बाहर वाला आगे मार के गया। एक काम करो पंकज, माँ से पूछो क्या बोलती है, और ये पता करो कि माँ बेटे के अलावा इस घर में कौन रहता है। सर। यादव सर। बाहर चेक करो, घर के बाहर या आसपास कोई सीसीटीवी है क्या, और फोरेंसिक टीम से पूछो कहाँ पहुंची। ओके सर। इस आदमी का नाम मयूर है। यहाँ इसकी माँ के अलावा इसकी बीवी अंकिता और बेटी दृष्टि रहते हैं, लेकिन ये दोनों ही सुबह से गायब हैं। प्रिया, मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे मिलने बुलाया है। तू भी चलना मेरे साथ, और तू मेरे साथ चल के देख लेना कि मेरी चॉइस सही है या नहीं। अब तो हमने तेरी फोटोज भी खींच ली है, और अगर तू चाहती है ये फोटोज तेरे माँ बाप तक ना पहुंचे, तो तू तेरे जैसी खूबसूरत किसी तेरी दोस्त या तेरी बहन को लेकर आ। कभी नहीं, मैं तुझे अपना दोस्त समझती थी, और तूने देख प्रिया, मुझे गलत मत समझ। तेरी तरह मुझे भी मेरी एक दोस्त ले गई थी वहां पर। मेरे साथ भी वही हुआ जो तेरे साथ हुआ यार। मेरे फोटोज है उन लोगों के पास, वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, और अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मैं उनके पास किसी को लेके जाऊंगी। माना जो तेरे साथ हुआ वो गलत हुआ, पर तूने भी अच्छा नहीं किया जूही। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बड़ा खुशहाल परिवार था सर, पर मयूर अपनी बेटी दृष्टि को लेकर बहुत परेशान रहते थे। दृष्टि सिजोफ्रेनिया की पेशेंट थी। सिजोफ्रेनिया? साहब, सृष्टि को ऐसी बीमारी थी कि उसे हमेशा लगता था कि उसे कोई मारना चाहता है। अगर मैं उनके पास जाऊंगी तो वो मुझे मार देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल रात को ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से आपकी पोती नहीं आपके बेटे को? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ। माना वो अपनी बीमारी की वजह से वहम करती थी, पर वो अपने माँ बाप के साथ बहुत खुश थी। वो तो बाहर वालों से डरती थी। आपके बेटे और बहू के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई अनबन? 18 साल हो गए शादी को, ऐसा कुछ भी नहीं था। पर कुछ दिनों से मयूर बड़ा गुमसुम रहने लगा था। मयूर, आलू गोभी बनाऊं या कोई और सब्जी खानी है? मयूर, मयूर, मयूर बेटा, किस सोच में पड़े हो? कुछ नहीं माँ। मेरी बहू को लगता था कि मयूर हमसे कुछ छुपा रहा है। आपका बेटा मयूर काम क्या करता था? वो एक एक्सपोर्ट कंपनी का मैनेजर था। आपके बेटे की किसी बाहर वाले से या किसी रिश्तेदार से कोई दुश्मनी? साहब, मयूर की मां ना तो अपनी पोती पे शक जता रही है और ना ही अपनी बहू पर, लेकिन गायब दोनों ही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दृष्टि के हाथों ही मयूर का मर्डर हुआ हो और अपनी पोती को बचाने के लिए इसने उसे अपनी बहू के साथ कहीं भेज दिया हो? सकता है सर, लेकिन घर के आसपास कोई भी सीसीटीवी नहीं है, तो पता लगाना मुश्किल है कि मयूर का मर्डर किसी बाहर वाले ने किया है
या फिर मयूर की बीवी और बेटी के ही गायब होने का कनेक्शन मयूर के मर्डर से है? एक काम करो पंकज, मयूर और उसकी बीवी के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, उन दोनों के अफेयर्स, दोस्ती, दुश्मनी, हर एक एंगल को चेक करो और दृष्टि के डॉक्टर को मिलो एक बार, उससे उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में पता करो। ओके सर। कोटा बहुत छोटा शहर है, तो हमसे बच के भाग नहीं पाओगे। 4 दिन हो गए, न तू आई न अपने साथ दूसरी बाहर लाई। तुम्हारे फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास, दिखा इसको। अगर कल तक तू किसी दूसरी लड़की को लेकर हमारे पास नहीं आए तो ये फोटो हम तुम्हारे बाप को भेज देंगे, समझी ना? हाय, सुनो जूही, जूही सुनना। अरे एक जरूरी बात करनी है तेरे से, सुनना। तू चले जा यहाँ से, वरना मैं चिल्लाऊंगी। चिल्ला? अरे कोटा में सन्नाटा भी गूंजता है, यहाँ चिल्लाएगी ना तो बम फट जाएगा। तेरे फोटोग्राफ्स मेरे हाथ लगे हैं। कौन से फोटोग्राफ्स? वही जिसमें 2-2 लड़कों के साथ अब हमारा नंबर भी लगाना होगा। अबे नखरा नहीं चलेगा, आज नहीं तो कल दर्शन देने पड़ेंगे तुम्हें। सर, दृष्टि के काउंसलर ने बताया कि दृष्टि की मेंटल कंडीशन बचपन से ही ऐसी थी। उसका भी कहना है कि दृष्टि को हमेशा ये वहम रहता था कि उसको कोई मार सकता है। तो पंकज, कहीं ऐसा तो नहीं कि दृष्टि को लग रहा हो कि उसके फादर मयूर उसको मार देंगे और कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि दृष्टि ने मयूर को मारा और अंकिता दृष्टि को लेकर भाग गई? पॉसिबल है सर, क्योंकि अंकिता का फोन मर्डर वाली रात उसके घर के एरिया में ही बंद हुआ। मैंने अंकिता के बारे में पता किया, उसके पेरेंट्स गुजर चुके हैं, लेकिन सर ऐसा कोई भी लीड नहीं मिला जिससे पता चले कि वो इस समय कहां पर छुपे बैठे हैं। मयूर की मां ने हमें बताया था कि पिछले कुछ दिनों से मयूर अंकिता से कुछ परेशान चल रहा था, तो हो सकता है इसके पीछे अंकिता के लव अफेयर का एंगल हो। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मयूर को मारा और अपनी बेटी दृष्टि को लेकर भाग गई। सर, अंकिता के कॉल रिकॉर्ड से तो ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिला है, लेकिन हाँ, मयूर के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि उसकी हत्या से कुछ दिन पहले से उसको कोटा के एक पीसीओ से कॉल आ रहे थे और मयूर के काम से जुड़े ऐसे कोई भी इंसान का पता नहीं चला है जो कोटा में रहता हो। और मयूर की मां ने भी ऐसा कुछ नहीं बताया कि उसका कोई रिश्तेदार कोटा में रहता है। तो फिर कोटा के पीसीओ से मयूर को कॉल्स कौन कर रहा था? और इन कॉल्स का मयूर के मर्डर और अंकिता और दृष्टि के गायब होने से क्या कनेक्शन हो सकता है? एक तरफ पुलिस अंकिता और दृष्टि के गायब होने से मान रही थी कि शायद मयूर मर्डर केस की वो प्राइम सस्पेक्ट है, और उनका पुलिस से भागने का आखिर क्या राज था, यह अभी भी रहस्य बना हुआ था। पर इस रहस्य का संबंध क्या उस मामले से भी जुड़ा था जिसमें एक के बाद एक कई लड़कियां शारीरिक शोषण का शिकार बनी थी? कोटा में तो बाहर आ गई है। माय गॉड, एक जाति या दूसरी को लेके आती है। अर्जुन जी, ये हर्षा है। हर्षा, ये वही बायोलॉजी टीचर है जिनके बारे में मैं बात कर रही थी। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को बायोलॉजी की फ्री ट्यूशंस देते हैं, तो उनके पास पढ़ेगी तो 10th में टॉप करेगी। थैंक यू दीदी। अरे बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। तो तुम मुझसे बायोलॉजी पढ़ना चाहती हो? यस सर। लेकिन मैं पढ़ाने से पहले अपने स्टूडेंट्स की टेस्ट लेता हूँ, क्या तुम टेस्ट दोगी? यस सर।
ठीक है आशा, तो तुम सर को टेस्ट दो, मैं चलती हूँ। सर फिलहाल हमें कोई भी क्लू नहीं मिला है कि मयूर के मर्डर के पीछे किसी आउटसाइडर का हाथ है। मुझे लगता है कि मयूर की माँ ही हमसे कुछ छुपा रही है। मयूर की माँ को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो और मयूर और अंकिता दोनों की ईमेल आईडीज और सोशल नेटवर्किंग अकाउंट चेक करो। शायद उनका कोटा से कोई कनेक्शन सामने आए, क्योंकि हमें किसी भी तरह से यह पता लगाना है कि अंकिता और दृष्टि इस वक्त है कहाँ। दृष्टि बेटा हम उतर गए ना गाड़ी से। हाँ अब मत डरो, ठीक है? चलिए। आप आगे जाओ, मैं आप नहीं, हाँ आप आगे जाओ, मैं आपके पीछे आऊंगी। हम साथ भी तो चल सकते। नहीं आप आगे जाओ, मैं आपके पीछे आऊंगी। यू गो गो। मुझे मारोगे ना? नहीं बेटा, नहीं मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। आप मुझे मेरे घर से यहाँ क्यों लेकर आए? आप मुझे मारोगे? बेटा इसलिए ताकि कोई तुम्हें वहां ना मार सके। नहीं आपकी मम्मी हूँ ना? नहीं मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? खतरा टल गया ना? हाँ, कोई मुझे नहीं मारेगा? हाँ बेटा खतरा टल गया। हाँ? कोई नहीं मारेगा। मुझे नहीं मारेंगे पक्का? हाँ। सर मयूर की माँ के कॉल रिकॉर्ड में तो कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, लेकिन मैंने मयूर का ईमेल अकाउंट स्कैन किया। सर मयूर की हत्या से कुछ दिन पहले उसको गोविंद आर नाम की एक ईमेल आईडी से मिला आया था। ये देखिए सर। कैसे हो मयूर जी? आजकल मेरा फोन नहीं उठा रहे, कोटा कब आ रहे हो? देर मत कीजिए, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है। तो ये गोविंद आहार मयूर को कोटा बुलाना चाहता था, लेकिन ये किस मामले के बिगड़ने की बात कर रहा है? सर इस गोविंद आर नाम की ईमेल आईडी से मयूर को सिर्फ एक ही मिला था। पंकज, हो सकता है ये गोविंद आर वही आदमी हो जो कोटा के पीसीओ से मयूर को कॉल करता था। इसका आईपी एड्रेस निकालो, हो सकता है इसका मयूर के मर्डर से कोई कनेक्शन हो और ये अंकिता और दृष्टि के बारे में भी कुछ जानता हो। सर जिस गोविंद आर नाम की ईमेल आईडी से मयूर को मेल आया था उसका आईपी एड्रेस ट्रेस हो गया। वो आईपी एड्रेस कोटा का है सर, और मेल भेजने वाले का नाम गोविंद राव है, वो भी कोटा में ही रहता है। गोविंद राव जी हैं? आप लोग कौन है? आप जरा गोविंद राव जी को बुलाइए। लगता है आप कोटा से नहीं। जी हाँ, हम स्पेशली दिल्ली से उन्हें मिलने के लिए आए हैं। आप उन्हें बुलाइए, हम अपना इंट्रोडक्शन खुद दे देंगे उन्हें। मेरे पति गोविंद कोटा में सच्ची खबरें नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका चलाते थे। करीब 15 दिन पहले वो अपने पत्रिका के ऑफिस से घर लौट रहे थे, तभी किसी बाइक सवार ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की। तब उनके पैर में गोली लगी थी। लोग उन्हें अस्पताल भी ले गए। 2 दिन तक वो अस्पताल में भर्ती रहे, लेकिन फिर तीसरे दिन किसी ने उन्हें अस्पताल में भी। कब मर्डर हुआ आपके पति का? सर 4 जून को। लेकिन उन्हें किसने मारा ये यहाँ की पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है। दरअसल हम आपके पति से एक मर्डर केस के सिलसिले में बात करने आए थे। आपके पति की हत्या के 3 दिन बाद यानी कि 7 जून को दिल्ली के एक मयूर वशिष्ठ नाम के आदमी का मर्डर हुआ था। मयूर वशिष्ठ कौन? ये है मयूर वशिष्ठ, आप पहचानती हैं? नहीं सर, मैं तो इन्हें नहीं जानती।
ये मयूर वशिष्ठ की पत्नी और उनकी बेटी हैं। इन्हें पहचानती हैं? नहीं सर। मम्मा, आप मुझे दिल्ली से यहाँ क्यों लेकर आई हैं? आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं? सर, गोविंद राव की बीवी मयूर और उसकी फैमिली को नहीं जानती, लेकिन गोविंद राव तो जानता ही होगा। पर सवाल ये है पंकज कि दिल्ली की एक एक्सपोर्ट कंपनी के मैनेजर मयूर का कोटा के एक जर्नलिस्ट गोविंद राव से क्या कनेक्शन हो सकता है? और गोविंद राव ने मयूर को ऐसा मेल क्यों भेजा कि वो कोटा आए? और ऐसा क्या था जो उस मेल में ये लिखा था कि मयूर ने अगर देर की तो मामला बिगड़ सकता है? सर, गोविंद राव का मर्डर मयूर के मर्डर से 3 दिन पहले ही हो गया था। अब मयूर का मर्डर और मयूर की बीवी और बेटी का गायब होना, इन तीनों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। तभी तो गोविंद राव के आईडी से मयूर को मिल गया। एक काम करते हैं पंकज, गोविंद राव के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रही पुलिस टीम से मिलते हैं। शायद उनसे हमें मयूर और उसकी फैमिली के बारे में कुछ पता चले। सर, किसके साथ थी तू? जानती भी है वो कौन है? वो बायोलॉजी टीचर है दीदी। और किसने मिल रहा है तुझे इस बायोलॉजी टीचर से? तू मेरी बहन को लफंगों के पास लेके गई। जानती है ना कि वो सिर्फ 14 साल की है। तूने उसे भी इन सब में फंसा दिया। मानती हूँ कि मैंने भी हर्षा के साथ ठीक नहीं किया, लेकिन हर्षा तेरे ही किए की सजा भुगत रही है। तूने मुझे फंसाया और मुझे तुझ पे इतना गुस्सा आया कि मैंने तेरी बहन को फंसा दिया। गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, एक के बाद एक कोटा के सारे फूल मसले जा रहे हैं। देख जूही, मुझे गलत मत समझ। अरे मैं कोई कैक्टस थोड़ी हूं। अब कामदेव मुझ पर इतना ज्यादा प्रसन्न है तो मैं क्या करूं? तू मेरे साथ सोना चाहता है? सोना नहीं बेवकूफ, मैं तेरे साथ जागना चाहता हूं। ठीक है, लेकिन उसके बदले में तुझे मुझे वो सारे फोटोज दिखाने होंगे जो वो लोग तुझे बनवाने के लिए देते हैं। सर, गोविंद राव सच्ची खबरें पत्रिका का एक अकेला करता धरता था। एडिटर, पब्लिशर, रिपोर्टर, हर काम वही किया करता था। लेकिन उसे खबरें छापने से ज्यादा लोगों को ब्लैकमेल करने में इंटरेस्ट था। हाँ सर, अगर उसे किसी के खिलाफ कोई खबर मिलती तो उसे छापने की बजाय वो उसे ब्लैकमेल करने लगता। पहले हमें लग रहा था कि गोविंद राव के मर्डर के पीछे इनमें से किसी का हाथ हो सकता है, लेकिन हमने इंक्वायरी की, किसी के खिलाफ कुछ मिला नहीं। गोविंद राव ने मयूर को एक मेल भेजा था, उसमें उसे कोटा बुला रहा था और उसमें यह लिखा हुआ था कि अगर मयूर ने देर की तो मामला बिगड़ जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि गोविंद राव मयूर को किसी मामले में ब्लैकमेल कर रहा था? हो सकता है सर, लेकिन हमें मयूर और गोविंद इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं मिला। कनेक्शन तो होगा, इसीलिए तो गोविंद ने मयूर को मेल किया था। एक काम करो पंकज, मयूर और गोविंद इन दोनों की बैंक स्टेटमेंट्स को टैली करके देखो। हो सकता है मयूर ने गोविंद के अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफर किया हो जिसका कनेक्शन उस ब्लैकमेलिंग से हो। ओके सर। दृष्टि, बेटा ये हमारा नया घर है और यहाँ आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। हर्षा, एग्जाम आने वाले हैं ना? पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। 10 के बाद ना तू साइंस लेना। मैं चाहता हूँ कि तू डॉक्टर बने। तुम्हारी बहन जूही ये तो पढ़ाई में कुछ ध्यान देती नहीं है। तू अपने पापा का नाम जरूर रोशन करना। दीदी, आई एम सॉरी। मुझे प्रिया दी के साथ नहीं जाना चाहिए था ना। हर्षा, जब तक तेरी दीदी है तुझे किसी बात से डरने की कोई जरूरत नहीं है।
तू बस ये सब भूल जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। पापा को मुझसे कोई उम्मीदें नहीं है, लेकिन तू उनके सपने जरूर पूरे कर। सर मैंने गोविंद राव और मयूर दोनों के बैंक स्टेटमेंट टेली किए, लेकिन ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिला जिससे लगे कि मयूर गोविंद को पैसे ट्रांसफर करता था। सर मैंने गोविंद का बैंक लॉकर भी चेक किया, उसके लॉकर में ये फोटो मिला है सर। लेकिन गोविंद राव के लॉकर में मिली इस फोटो का मयूर से क्या कनेक्शन हो सकता है? सर एक बच्ची का इंटीमेट फोटो है। अगर मान लो कि गोविंद मयूर को ब्लैकमेल कर रहा था तो हो सकता है कि उस मेल और ब्लैकमेलिंग का इस फोटो से कोई कनेक्शन हो। सर एक लेटर आया आपके। ये फोटोग्राफ गोविंद राव के लॉकर में जी। लेकिन सर ये फोटो में कौन है मैं इन्हें नहीं जानता, और ये फोटोग्राफ भी काफी पुराना है। लेकिन इसी तरह के फोटोग्राफ से जुड़ा हुआ एक केस बहुत पहले कोटा में सामने आया था। किस केस की बात कर रहे हैं आप? सर लगभग 25 साल पहले 1992 में कोटा में एक सेक्स स्कैंडल का पर्दाफाश हुआ था। गोविंद राव ने अपनी साप्ताहिक पत्रिका इसी केस के बाद शुरू की थी। मुझे लगता है कि ये फोटोग्राफ्स उसी केस से जुड़ा हो सकता है। लेकिन वो केस एग्जैक्टली था क्या? सर कोटा का काफी फेमस केस है। 1992 में यमुनानगर पुलिस स्टेशन को एक अज्ञात लेटर आया था। उस लेटर में यह लिखा हुआ था कि कोटा के बहुत सारे लड़के कोटा की मासूम बच्चियों को मोलेस्ट कर रहे हैं। और सर उस लेटर में दी हुई इंफॉर्मेशन के आधार पर यमुनानगर पुलिस स्टेशन ने बहुत सारी गिरफ्तारियां भी की थी। सर जैसे जैसे इस केस का खुलासा होता गया बहुत सारे चौंकाने वाले तथ्य सामने आते गए। बता और सच बता। सर हमने एक बार लड़के लड़की को गार्डन में सेक्स करते हुए देख लिया था सर। हमने उनकी फोटो खींची। सर हम फोटो को दिखा के उस लड़की को ब्लैकमेल करने लगे। अब अगर तू चाहती है कि तेरे फोटोज तेरे माँ बाप तक ना पहुंचे तो तू तेरे जैसी खूबसूरत लड़की को मेरे पास लेकर आ। सर उसके बाद जो कोई भी लड़की हमारे पास आती हम उसके सामने वही शर्त रखते थे। तुम तीनों के अलावा और कौन कौन था जो उन लड़कियों का शारीरिक शोषण करता था? और सर उन 3 लड़कों के बयान के आधार पर बहुत सारे लड़कों की गिरफ्तारियां भी हुई। सर इस केस में लगभग 100 से ज्यादा लड़कियां विक्टिम थी और बहुत सारी लड़कियों ने सुसाइड भी कर लिया था। सर जैसे जैसे मामला बढ़ता गया कोटा की लड़कियों की शादी करना उनके माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलता कि लड़की कोटा से है उन्हें लगता कि यह भी उस केस की विक्टिम हो सकती है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये लड़की उन विक्टिम्स में से एक हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि गोविंद राव के लॉकर में ये फोटो क्यों रखी हुई थी? सर अगर गोविंद इस फोटो के बेसिस पे मयूर को ब्लैकमेल कर रहा था तो हो सकता है कि वो 25 साल बाद भी इन तीनों के टच में होगा। सर ये फोटो देखिए, इसमें 2 लड़के हैं और दोनों के चेहरे प्रोफाइल में हैं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें से एक मयूर हो और इसीलिए गोविंद मयूर को ब्लैकमेल कर रहा था? यू राइट पंकज। एक काम करो, मयूर की 25 साल पुरानी फोटो चेक करो। हो सकता है गोविंद और मयूर के मर्डर का कनेक्शन 25 साल पुराने उस सेक्स स्कैंडल केस से हो। कुलदीप को बोल के उस केस की सारी फाइल्स मंगवाओ और ये पता लगाने की कोशिश करो कि इस फोटो में जो लड़की है और 2 लड़के हैं ये है कौन। ओके सर। अंकिता और दृष्टि की कोई अपडेट? सर मैंने उनका फोटो कोटा के सभी थानों में सर्कुलेट करवा दिया है, लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा कोई लीड नहीं मिला है जिससे पता चले कि वो इस वक्त है कहाँ। अंकिता और दृष्टि अब भी पुलिस की पहुंच से दूर थे, लेकिन मयूर की मां इस बात से वाकिफ थी कि वो कहां है या कुछ ऐसा था जो वो खुद पुलिस से छिपा रही थी। अब पुलिस मयूर और गोविंद मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने के लिए 92 में सामने आए कोटा सेक्स स्कैंडल की फाइल्स के पन्ने पलट रही थी और जल्द ही कुछ नए समीकरण सामने आए। सर जिस बच्ची और 2 लड़कों की फोटो गोविंद के लॉकर में मिली थी उसमें मयूर नहीं है। मैंने मयूर के 25 साल पहले की फोटो चेक की और इस तरीके की कोई भी फोटो 1992 के कोटा सेक्स स्कैंडल केस की फाइल्स में भी नहीं मिली है। लेकिन पंकज ये फोटो लग तो इसी पीरियड की रही है। अब इस केस में 100 से ज्यादा लड़कियां विक्टिम थी और सिर्फ 18 लड़के गिरफ्तार हुए थे।
कई एक्यूज और विक्टिम्स तो ऐसे थे जिनकी आज तक पहचान ही नहीं हो पाई। तो पूरे चांसेस हैं कि इस फोटो में जो लड़की है वो उसी केस की एक विक्टिम हो, और ये जो दो लड़के हैं ये ऐसे एक्यूज जिनकी आज तक पहचान नहीं हो पाई। लेकिन सर इस केस में मयूर का कोई कनेक्शन मिल नहीं पा रहा। मैंने गोविंद के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, उसके मर्डर से पहले तक ये गोविंद इस केस से जुड़ी 2 औरतों के टच में था। कौन 2 औरतें? सर उसमें से एक है प्रिया सिंह जो इस केस की विक्टिम थी, और दूसरी है सरला जो इस केस के अक्यूज अमित बिष्ट की वाइफ है। सर अभी ये सरला और प्रिया दोनों के फोन बंद है। लेकिन गोविंद एक विक्टिम और एक एक्यूज की वाइफ के टच में क्यों था? सर ये अमित बिष्ट की फोटो प्रोसेसिंग लैब हुआ करती थी, और ये अमित ही उन लड़कों द्वारा खींची गई फोटो को डेवलप करता था। सर ये अमित इस केस का बड़ा एक्यूज था जो उन लड़कों के लिए काम करता था जो लड़कियों की फोटो खींचकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। सर अमित ने बयान दिया कि जो फोटोग्राफ यमुनानगर पुलिस स्टेशन में शिकायत के रूप में भेजे गए उसी की लैब से चोरी हुए थे। इन फोटोज में जो 18 लड़के हैं उनको तो हमने दबोच लिया। अब तू ये बता, इनके अलावा और किस किस को तू जानता है? सर मैं अर्जुन, सुमित और ये सुबोध, इन तीनों के अलावा और किसी को नहीं जानता, क्योंकि बस यही तीनों हमसे फोटो डेवलप करवाने आते थे। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि तेरी वजह से सब पकड़े गए। तूने किसी को ये फोटोज दिए जो हमारे पास एनवेलप में पहुंचे। क्या मतलब जूही ने हम सबको फंसाया? जूही कौन? केटी पब्लिक स्कूल की लड़की है। उसने ही मुझसे कहा था कि अगर मैं उसे इन फोटोग्राफ्स का नेगेटिव दूंगा तो वो मेरे साथ भी सोने के लिए, लेकिन सर मैंने उसको कुछ नहीं दिया। शायद मेरे लैब से वो सारे फोटो चुरा करके ले गई हो। सर अमित के बयान के बाद माना गया कि जूही इस केस की विसल ब्लोअर थी। जूही यही रहती है? सर जूही यहाँ रहती थी मतलब? अब कहाँ है वो? हमें मिलना है उससे। तो हो सकता है कि जूही ने ही वो फोटोग्राफ्स यमुनानगर पुलिस स्टेशन में भेजे हों, पर बात पुख्ता नहीं हो पाई सर। पर प्रिया जूही के कॉलेज में ही थी, जिससे गोविंद 25 साल बाद भी टच में था। टच में तो अमित की बीवी के भी था। ये अमित बिष्ट आजकल है कहाँ? सर इसे बाकी अक्यूज के साथ आजीवन कारावास की सजा मिली है। अभी ये कोटा जेल में बंद है। सर शायद इससे मिलकर इसकी बीवी सरला और प्रिया के बारे में कोई लीड मिले जिससे गोविंद टच में था। सर हो सकता है कि ये मयूर के बारे में भी कुछ जानता हो। साहब पिछले 25 साल से मैं इस 4 दीवारी में बंद हूं। मुझे क्या पता होगा कि ये कौन लोग हैं। इस लड़की को और 2 लड़कों को तो पहचानता होगा, क्योंकि 25 साल पहले ये फोटो तूने ही डेवलप किया था। नहीं साहब, मैं इनको नहीं जानता। एक बात बता, तेरी बीवी गोविंद राव के टच में क्यों थी? साहब 25 साल से यही काल कोठरी मेरी जिंदगी है। बाहर मेरी बीवी किससे मिलती है, क्या करती है, मुझे क्या पता होगा। सर बाकियों ने भी उस लड़की और 2 लड़कों को आइडेंटिफाई नहीं किया। सर क्या वाकई में इस फोटो का 25 साल पुराने सेक्स स्कैंडल से कोई कनेक्शन हो सकता है? और मुझे इस फोटो का मयूर से भी कोई कनेक्शन नहीं मिल पा रहा। अब ये समझना मुश्किल है कि गोविंद इस फोटो के लिए ही मयूर को ब्लैकमेल कर रहा था या फिर कहानी कुछ और है। लेकिन पंकज, मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि अमित उस फोटो में मौजूद लड़की और दोनों लड़कों को पहचानता है, लेकिन किसी वजह से बता नहीं रहा है। हेलो सर, गोविंद के लॉकर से जो फोटो मिली थी और उसमें जो लड़के थे उसमें से एक लड़के की पहचान हो गई है। कौन है वो? पुष्कर का एमएलए किशोर देवान। सर मैंने किशोर देवान के हेंचमैन के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। उसका नाम देवराज है, ये उसका फोटो सर। सर 1 जून को जहां पर गोविंद राव पर हमला हुआ था वहां पर इसका फोन एक्टिव था, और 4 जून को जिस हॉस्पिटल में गोविंद राव का मर्डर हुआ वहां पर भी इसका फोन एक्टिव था। फिर तो पूरे चांसेस हैं कि गोविंद का मर्डर इस देवराज ने किया हो। सर माना कि देवराज ने गोविंद को मारा, लेकिन क्या मयूर का मर्डर भी देवराज ने किया होगा? अब ये तो देवराज ही बताएगा कि मयूर के मर्डर और मयूर की बीवी और बेटी के गायब होने का क्या चक्कर है। उठा के लाओ इसे।
तुम? तुझे क्या लगा कौन है? अच्छा ये बता, मुझे क्यों बुलाया यहाँ? अंदर तो आओ। ये तेरी बेटी है? बहुत ही सुंदर है। अंगद बोल। सर मानते नेताजी कहने पे गोविंद राव को मैंने मारा, लेकिन मयूर वशिष्ठ को मैं नहीं जानता और उसके मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है। तेरा नहीं तो तेरे नेताजी का हाथ होगा। वैसे तेरे कबूलनामे के बाद नेताजी का कबूलनामा छाप सकते हैं। कुलदीप जी सर, नेताजी का अरेस्ट वारंट निकलवाओ। ठीक है सर। इंस्पेक्टर साहब, हमने देवराज को किसी का मर्डर करने के लिए नहीं भेजा था। आप समझने की कोशिश कीजिए। अरे वो नमक हरामी कर रहा है हमारे साथ। नेताजी, अब आपका कोई पैंतरा नहीं चलेगा और आप सिर्फ गोविंद राव के मर्डर केस में ही नहीं, 25 साल पुराने कोटा सेक्स स्कैंडल केस में भी फंसने वाले हैं। जिस आदमी ने 25 साल पहले ये फोटो डेवलप की थी, अमित बिष्ट, उसने भी अपना मुंह खोल दिया। साहब, ये फोटो पहले पुलिस के पास नहीं थी। इसकी नेगेटिव मैंने घर में छुपाकर कहीं रख दी थी, लेकिन कुछ समय के बाद जब मैंने अखबार में देखा कि किशोर दीवान एमएलए का इलेक्शन जीत लिया था, तब मुझे ख्याल आया। मैंने सोचा कि वो पिछले 25 साल से बाहर ऐश कर रहा है और हम लोग यहाँ जेल में सड़ रहे हैं। इसलिए मैंने अपनी बीवी को मिलने के लिए बुलाया और मैंने बोला कि वो किशोर दीवान की फोटो गोविंद राव को दे दे ताकि वो उसको ब्लैकमेल कर सके, और जब मैं यहाँ से निकलूँ तो मेरे पास कुछ पैसे हो। अमित बिष्ट की बीवी ने ये फोटो गोविंद राव को दी थी और गोविंद राव इसी फोटो के लिए आपको ब्लैकमेल कर रहा था और इसीलिए आपने देवराज को बोलकर गोविंद राव का मर्डर करवा दिया। अब चुप मत बैठिए, ये बताइए ये लड़की कौन है और इस फोटो में आपके साथ ये दूसरा आदमी कौन है? सर, इस लड़की को मैं नहीं जानता, लेकिन इसे प्रिया लेकर आई थी हमारे पास। और ये दूसरा आदमी कौन है? सर, इसका नाम अमजद है और ये बहुत ही रईस बाप की औलाद है। और जैसे ही स्कैंडल सामने आया, इसके बाप ने अमजद को यूएसए भेज दिया था और तब से सर ये वही है। सर, इस फोटो में जो बच्ची है उसकी पहचान हो गई है। उसका नाम हर्षा है और जिस जूही नाम की लड़की ने यमुनानगर पुलिस स्टेशन में एनवलप भेजने के बाद सुसाइड किया था, ये हर्षा उसी की बहन है। सर, पता चला है कि इनके माँ बाप कई सालों पहले गुजर गए थे, लेकिन अभी हर्षा कहाँ है इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा। लेकिन इस लड़की हर्षा और अमजद का मयूर से कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा। किशोर ने हमें बताया कि हर्षा को उसके पास प्रिया लेके आई थी। प्रिया के बारे में कुछ पता चला? चालाक मत बन किया। तेरी शादी नहीं हुई इसीलिए तूने मेरा घर बर्बाद करने की सोची। पच्चीस साल पहले भी तूने ही मेरी जिंदगी खराब की थी और 25 साल बाद भी तूने ही मेरा घर उजाड़ा। तेरी बहन जूही ने मेरी जिंदगी उजाड़ दी। खुद ने तो सुसाइड कर लिया, लेकिन 25 साल पहले मेरे साथ कितनी लड़कियों के नाम पुलिस को दे दिए थे। जूही दीदी की वजह से ही वो कमीने पकड़े गए थे। वो इतनी ही महान थी तो उसने अपनी और तुम्हारी फोटो पुलिस को क्यों नहीं दी थी? मैंने तेरे पति को कुछ नहीं बताया। वो गोविंद राव ने उसको ब्लैकमेल किया होगा। हर्षा, सुन तू मेरी बात। जूही दीदी के सुसाइड के बाद पापा ने मुझे मेरे मौसा मौसी के यहाँ माधवपुर भेज दिया। जूही दीदी के जाने के गम में पापा की भी मौत हो गई। मेरे मौसा मौसी ने मुझे नया नाम दिया, पहचान दी, क्योंकि वो जानते थे कि कोटा की लड़की होना मेरा भाग्य कभी नहीं बदल सकता। उन्होंने मुझे पढ़ाया, मयूर से मेरी शादी की, लेकिन जो कुछ भी मेरे साथ हुआ मैं वो सब कभी भूल नहीं पाई। और इसी स्ट्रेस की वजह से मैंने एक ऐसी बेटी को जन्म दिया जो बचपन से ही स्किज़ोफ्रेनिया और 18 साल बाद मयूर को पता चल गया कि मैं कोटा की उन्हीं लड़कियों में से एक हूं। तूने और तेरे मौसा मौसी ने इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ। तेरी वजह से वो 2 कौड़ी का पत्रकार मेरा नाम और मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने की धमकी दे रहा है। लेकिन मयूर, चुप कर। मैं मयूर को मारना नहीं चाहती थी सर। पता नहीं वो सब कैसे मैं घबरा गई थी, बस इसलिए दृष्टि को लेके वहां से भाग गई।
मैं जानती थी कि अगर मुझे जेल हो गई तो दृष्टि का ध्यान कोई नहीं रखेगा, इसलिए मुझे वहां से भाग जाना ही ठीक लगा। हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा राज जरूर होता है जो हम शायद अपने करीबी से करीबी इंसान को भी बताने से डरते हैं, और अपने करीबियों से सच छुपाने को सिर्फ और सिर्फ धोखे और फरेब की संज्ञा देना हमेशा ठीक नहीं होता। और छिपाया गया सच अगर वाकई बहुत कड़वा है तो भी उसे इतना विषैला नहीं बन जाने देना चाहिए कि माफी मांगने और माफी देने की गुंजाइश ही खत्म हो जाए। ये महानगर मुंबई है। इंसानों के इस रेले में कौन कहां किस नियत से जा रहा है अनुमान ही लगाया जा सकता है। पर हाँ, इस शहर में इंसान और उसकी नियत और प्लानिंग दो ही सूरतों में सामने आती है, या तो जब कोई सफलता की बुलंदी छू जाता है या जब कोई अपराध की कालिक से अखबार को रंग देता है, टेलीविजन पे ब्रेकिंग न्यूज का बवंडर छोड़ देता है। पर तब तक इस महानगर मुंबई में कौन कहां क्यों जा रहा है केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। जिंदगी में प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है, और अगर हम सही प्लानिंग करने में कामयाब हो जाते हैं तो मनचाही जिंदगी जी सकते हैं। जरूरी यह है कि हम अपनी प्लानिंग को कामयाब करने के लिए किस हद तक जाते हैं। सुषमा, चलो खाना खा लो, फिर दवाइयां भी खानी है। लो। मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे, खाना तो पड़ेगा ही ना, दवाइयां भी खानी है, खा लो। आदमी लोग का इंतजाम हो गया? देख, मैंने धूर देख लिया है, सब खातिर लायक है ना? कहाँ मिलने का पता है? हाँ तो पहुंचो, पोल पे पहुंचो, मैं निकल रहा हूं। खा लो। क्या आप कहाँ जा रहे हो? मैं आता हूँ जल्दी, दवाइयां भी खा लेना 10 मिनट के बाद। हाँ, स्टेशन चलेगा? चलना यार। नहीं जाना भाई। अरे भाई, बिठाएगा नहीं तो कमाएगा कैसा? भाई मेरा ऑटो है, मेरी मर्जी, नहीं जाना। हाँ भाई बोलो, कहाँ पहुँचना है? बाड़ा की चौल पहुँचता हूँ। ओके। अभी देख मैं कैसे मारता हूँ। बोला था ना तेरे को। अरे मैं आया, एक मिनट। हेलो, हाँ दादा बोलो। अरे नहीं दादा, आपकी बार कोई गड़बड़ नहीं होगा, आई शपथ दादा। ओके ओके भाई, दादा का फोन आया, चल आते हम लोग। हेलो, ठीक है, मिलते हैं सर। दादा, हाँ, ये आपके हाथ से ब्लड निकल रहा है। साहब, मैं 12:32 की विरार लोकल से उतरा, थोड़ी बहुत भीड़ थी, मैं 5 नंबर के प्लेटफॉर्म पर उतर कर मैं बाहर निकला। बाहर रोड पर गया तो कुछ लोगों ने कहा देखो खून बह रहा है। साहब तब जाके मेरा ध्यान गया। किसी को देखा आपने? नहीं साहब, किसी को नहीं देखा। कब हुआ, किसने किया, कुछ पता ही नहीं चला। कोई सामान चोरी हुआ है? पर्स, मोबाइल, घड़ी, चेन? नहीं साहब, सब कुछ है, मोबाइल सब कुछ है। किसी के साथ दुश्मनी है तुम्हारी? नहीं साहब। ठीक है, जा दो सर, इनकी कंप्लेंट लिहून घ्या। ओके सर, जाइए आप। धन्यवाद सर। कमाल है, दिन दहाड़े किसी ने चाकू मार दिया और पता भी नहीं चला। कुछ चोरी भी तो नहीं हुआ है, शायद इस हमले की वजह कुछ और ही है। एनीवेज, गोरेगांव स्टेशन के बाहर जो रास्ता है वहां अगर कोई सीसीटीवी मिलता है तो उसका फुटेज चेक करो। सर। वो तो कहां चला जाऊं? सड़क पे जाऊं, भीख मांगूं? ये सब मेरा किसको दोगी? तुझे तो ना मैं एक ठेला नहीं दूंगी, समझा ना?
जितने उड़ाने थे बिजनेस के चक्कर में बहुत उड़ा लिए। मेरा बेटा हुआ तो क्या हुआ? अरे इसी हद से तो मांग रहा हूँ, बेटा हूँ। पापा की पेंशन सेविंग्स कहाँ चिता पे लेके जाओगी? अरे हाँ, छाती पे लेकर जाऊंगी, लेकिन ना तुझे एक ठेला नहीं देने वाली हूँ। तू निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। गलती का इनाम नहीं मिलता रे, आदमी बदल। ये काम होना बहुत जरूरी है। मिलने के ठिकाने पे पहुंच रात को। लगता है अम्मा जी सो रही हैं। माँ जी क्या हुआ आपको? मम्मी उठो। क्या हुआ ऐसा? आ गया तू? मम्मी जी मर गई, पड़ गई तेरे कलेजे को टन। बहुत झगड़ा करता था ना तू मम्मी से, ले अब कर ले झगड़ा। मम्मी जी पहले पैसे यार, आरती का सामान ले ले। हरिओम ईश्वर ना, वैसे जल्दी जाना। जी जान। ओ दिलीप, कहाँ रह गया? अरे अर्थी का सामान लेने भेजा था ना तुझे, जल्दी आ। ओए, इतनी जल्दी क्यों मची तुझे? क्या बात कर रहे हो जिया जी? लाश यहाँ रख के कीर्तन करना है आपने? अरे थोड़ी सी तो शर्म कर ले। क्या बोल रहे तू? माँ थी हमारी। मालूम है किसकी माँ थी। शमशान का काम जल्दी निपटाओ जीजा जी, उसके बाद वकील को बुलाओ। वसीयत में पता नहीं क्या लिख के गई हैं, बंटवारा भी तो करना है ना। आपकी मदर ज्योति राणा, उन्होंने अपना ये घर जो है बैंक में जो भी नकदी है वो अपनी बेटी उषा के नाम किया है। ऐसे कैसे हो सकता है? हम लोग के नाम भी कुछ करके ही गई होंगी। पुश्तैनी जेवर जो है वो 2 हिस्सों में बांट कर गई है, आधे उषा के नाम और आधे आपके नाम। लेकिन जेवर है कहाँ? अलमारी में तो है नहीं। जेवर बैंक के लॉकर में, और ये उसका अथॉरिटी लेटर। और चाबी? ये चाबी। जिया जी आओ, आओ चलो। बॉय कुलदीप, मेरा एक जरूरी फोन आ गया ऑफिस से। तू अंदर जा, मैं अटेंड करके आता हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ जल्दी आइए। हाँ मैं आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ गाड़ी इधर ही लगा लीजिए। सर जी क्या बताऊं, सारे गहने लेके फरार हो गया वो। ये कैसे पॉसिबल है? तुम तो कह रहे थे कि वो तुम्हारे साथ था। हाँ सर, साथ में ही था, पर लॉयर से मिलने के बाद हम दोनों साथ ही बैंक गए थे। वहां मैं गड्डी पार्क ही कर रहा था कि मेरा एक जरूरी फोन आ गया ऑफिस से। मैंने कुलवीर से कहा तू आगे बढ़, मैं आता हूँ। मैं बोल रहा हूँ सर जी कि वो आदमी एक नंबर का कमीना है। उसने कहीं गहने छुपा दिए और खुद कहीं निकल गया। और ये सब कुछ उसने 10 मिनट में किया। सर जी वो आदमी कुछ भी कर सकता है, और मुझे तो लगता है कि माता जी को भी। ठीक है अनुज, इनसे कुलवीर राणा की डिटेल्स ले लो, फोटोग्राफ्स वगैरह जो कुछ मिले वो, और बैंक से सीसीटीवी फुटेज मंगा लेना। जी सर। मां से पैसों के लिए दुश्मनों की तरह लड़ने वाला कुलबीर जेवर हाथ लगते ही फरार हो गया। वसीयत में जिसे न फ्लैट मिला न नगद, उस लालच के मारे बेटे के लिए 70 लाख के गहने लेकर फरार हो जाना संभव लगता है। उधर एक बेटे ने एक मां खोई, इधर एक मां बेटी की तलाश में पटना बिहार से इस ईद गारे के जंगल में आ पहुंची।
ये तो बहुत ही बदबू मार रहा है। ये कहाँ रह रहे हैं भैया? बहन जी, हाँ, ये 32/205 कहाँ है? ये है जी। यहाँ तो ताला लगा है। हमारा बेटा पवन रहता है यहाँ। हाँ, यहाँ तो हफ्ते भर से ताला लगा है। पता नहीं आपका बेटा पवन कहाँ गया, कुछ बताकर नहीं गया। माँ, अरे माँ, ये सब छोड़ो, ये हम कर लेंगे। हमने अपना नंबर इसमें सेव कर दिया है। आप जब मन करे हमसे बात कर लेना। ठीक है बेटा। माँ, दही चीनी। हाँ ला। अरे इस सब से कुछ नहीं होने वाला है। चुपचाप खाना पड़ेगा। चलो, सगन होता है, मुंह खोलो। मुंबई में नौकरी मिलते ही तुमको और अन्य दोनों को उधर ही बुला लेंगे। हम क्या कह रहे हैं विधवा, 2-4 महीना और रुक जाते, यहाँ पटना में ही नौकरी ढूंढ लेते। 2 साल से MBA करके बैठे हैं, और रुके तो सुसाइड कमिट कर लेंगे। पगला गए हो का? और वैसे भी माँ, मुंबई बहुत बड़ा शहर है, यूं समझ लो कि बुलावा आ गया। ठीक है बिटवा, खूब मेहनत करो और खूब कामयाबी पाओ। भारी चिंता में पड़ गए। जैसा सोच के आए थे वैसा कुछ नहीं हुआ अब तक। कुत्ता वाला जिंदगी है इधर। क्या हुआ? जहाँ रह रहे हैं समझ लो कबूतर खाना है। कैसे रह रहे हैं कि हम ही जानते हैं। एक एक दिन नरक हो गया है अम्मा। हम तो कहते हैं कि सब छोड़ छाड़ के वापस आ जाओ घर, जब तो यहाँ आए हैं। बहन जी, मेरी मानो ना तो पुलिस में जल्दी रिपोर्ट करवा दो। फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है ना। एक बार और मिला के दे। ये हमरे पवन की फोटो। तो आखिरी फोन 2 हफ्ते पहले आया था? जी सर। हाँ, काम मिला है। अरे वाह बेटवा, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। रहने दो। क्या हुआ? मन तो करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर पटना लौट आए। अरे पर बात क्या है बेटवा? अम्मा फोन रखो, किसी का फोन आ रहा है, हम आपसे बाद में बात करते हैं। अरे पर बेटवा सुनो तो। कोई SMS या मैसेज? नहीं, पहले तो 1 हफ्ता फोन उठाया ही नहीं। पिछले 1 हफ्ते से फोन बंद आ रहा है। हाँ, बस एक रोज मैसेज आया था उसका। क्या मैसेज? ए बेटा, मम्मी करता हूँ थोड़ी देर में। यू का मैसेज ना है। उसका नहीं है मतलब? मतलब वो मम्मी नहीं माँ बोलता था हमें, और जब मैसेज कर सकता है तो फोन काहे नहीं उठाया, और बाद में फोन किया भी तो नहीं उसने। प्रशांत सर, इस पवन के कॉल रिकॉर्ड्स निकलो। हमका तो पहले से शक था कि भैया कौन प्रॉब्लम में है। पवन जहाँ काम करता है वहां का फोन नंबर, एड्रेस, ये डिटेल्स तो होंगे आपके पास? कभी बताया नहीं, बस इतना ही बताया रहा कि काम मिल गया है। सर जी, ये देखो कुलबीर राणा बैंक से निकल कर आ रहा है, और सर इसके हाथ में ये बैग भी है। सर मैं बोल रहा हूं ना, पूरे 70 लाख के गहने लेके भाग गया वो। सर कांस्टेबल उसके घर पे भेजा था, वो घर पे नहीं है। आपकी सासू माँ ज्योति राणा, उसकी वसीयत है आपके पास? सर गड्डी में लेकर आइए। जी अभी लेकर आइए। इसके हिसाब से तो ज्वेलरी में आधा हिस्सा कुलबीर का है, बाकी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी मतलब आपके बीवी के नाम की है। जी हाँ सर, इसी की तो खुंदक निकाली है उसने। पूरे 70 लाख के गहने लेके फरार हो गया वो। आपकी सासू माँ बीमार रहती थी? हाँ सर, BP और डायबिटीज की मरीज थी, और मरने से 1 दिन पहले झगड़ा हुआ था उनका कुलबीर से पैसों को लेकर। पर आपने बताया था कि कुलबीर अंतिम संस्कार करने की बहुत जल्दी में था। हाँ सर जी। अरे अर्थी का सामान लेने भेजा था ना तुझे, जल्दी आ। वो और उसका दोस्त दिलीप, दोनों को बहुत जल्दी थी।
ठीक है, आप जाइए। अगर कुछ पता चलता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है सर। अनुज, कुलबीर का अपनी माँ के साथ पैसों को लेकर झगड़ा हो जाता है, फिर माँ मर जाती है, जल्दी जल्दी में उसका अंतिम संस्कार होता है, और अब ये कुलबीर ज्वेलरी लेकर घर से गायब है। सर कहीं इस कुलबीर ने ही अपनी माँ को... हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हमें यह पता करना है कि कुलबीर को पैसों की ऐसी क्या जरूरत थी, क्या उस पर कर्जे थे या उसके शौक ऐसे थे। दूसरी बात, इसके पास ज्वेलरी है तो बेचेगा जरूर। आसपास के एरिया में जितने भी ज्वेलर्स है सबको इन्फॉर्म कर दो, खासकर जो चोरी के गहने खरीदते हैं उन्हें। सर कब से इधर है लड़का? 8 महीना हो गया, शायद बाहर गांव से आया था। अच्छा लड़का था, किसी से लेन देन कुछ नहीं, नौकरी नहीं था, फिर नौकरी लगा पर हर रोज टाइम से जाना आना। कोई दोस्त यार? नहीं साहब, कोई दोस्त यार नहीं, यहाँ पर तो कोई आता जाता नहीं था। सर पवन मिश्रा का कॉल रिकॉर्ड से। सर इसमें एक नंबर है जिस पर पिछले 6 महीने से पवन ने कई बार फोन किया है। पता चला किसका? बबलू यादव का। एड्रेस बोरीवली ईस्ट का है। सुनो, ये बबलू कहाँ रहता है? ये बबलू? हाँ साहब। पवन का है? पवन भाई? पवन भाई को मैं ऑटो में लगा था 6 महीना पहले। अच्छा आदमी है, पर तभी टेंशन में था वो। कैसे टेंशन? काम नहीं था ना उसके पास। वो पटना बिहार से मुंबई इसीलिए तो आया था काम मांगने को, करने को। फिर अपना एक जानने वाला है, मैं उसके पास लेके गया उसको काम के लिए। ये प्लास्टिक के डिब्बे बनते हैं यहाँ पर, 12 टाइप के डिब्बे हैं। डोर टू डोर जाके सेल्स करना है, बेसिकली मार्केटिंग का काम है। कर सकोगे? हाँ, मैंने MBA किया है। ये BA, MA, MBA इधर कुछ मतलब का नहीं है। यहाँ ये डिब्बा बेचना पड़ता है। 1 दिन की ट्रेनिंग होगी और सीधे काम शुरू। लगन से काम करोगे तो 20-25 हजार रुपए महीने का कमा लो। कर सकोगे? वरना आदमी लोगों की कमी नहीं है यहाँ पर। करेगा ना? मैं सोच क्या रहा है? अरे हाँ जगन भाई करेगा। हाँ हाँ जगन भाई। पवन भाई को मैं फिर मिला 1-2 बार और तभी काम अच्छा चल रहा था उसका। फोन पे बातचीत होता था मेरा उससे लगातार, पर यही पिछले 15 दिन से नहीं आया वो काम पर। तुम्हें कैसे मालूम? मेरे को जगन भाई का फोन आया ना, उन्होंने बोला मेरे को कि वो तुम्हारा लड़का नहीं आ रहा, उसको बोलो आने को। फिर आगे? फिर मैंने फोन ट्राई किया पवन भाई को, बट उधर से स्विच ऑफ बोल रहा था वो। कुलबीर राणा जी, मैं उनकी वाइफ। कहाँ है वो? बुलाइए उन्हें। घर पर नहीं है वो। घर की तलाशी लो। अरे आप लोग अंदर कहाँ घुसे आ रहे हैं? अरे बात क्या है, आप कुछ बताएंगे? घर की तलाशी लो, देखो जेवर मिलता है क्या। अरे कहाँ अंदर चले जा रहे हैं? अरे छोड़िए ना, क्या हो क्या रहा है? आपका पति आपके सास के जेवर लेके बैंक से भाग गया है। सर, ये दुकान के पेपर्स मिले। सर कुलबीर भैया बहुत परेशान थे सर। ये दुकान का सारा पैसा बैलेंस है ना। कितना? तकरीबन 20 लाख सर। आखिरी बार कब बात हुई थी उससे? सर वो उनकी मम्मी के अंतिम संस्कार के लिए गए थे ना, तभी। फिर उन्होंने कहा मुझे जाना है, वकील से मिलना है।
और वो उनके जीजाजी वो भी साथ गए थे। लास्ट वही बात हुई थी। फिर मैंने उनका फ़ोन ट्राई किया कई बार, लेकिन सर फ़ोन बंद आया। हमने सुना है कि उनकी माँ के अंतिम संस्कार के दिन तुम बहुत जल्दी में थे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा जैसा उन्होंने कहा मैंने वैसा ही किया। कोई घाई नहीं थी सर। लेकिन पैसों की घाई थी सर। वो क्या है ना कि दुकान का मालिक हफ्ते में 3 बार आके गया और वार्निंग दिया, फ्राइडे तक पैसा चुकता नहीं किया तो खाली करवा देगा। ठीक है, कुलबीर अगर तुम्हें कांटेक्ट करता तो सबसे पहले तुम हमें कांटेक्ट करोगे, समझे? जी सर। अनुज, 20 लाख का कर्जा था, 70 लाख के गहने लेकर क्यों भाग गया? 35 लाख तो उसके हिस्से से ऐसे ही मिलने वाले थे उसे। सर माँ का घर, जायदाद, बाकी सब तो बहन के नाम हो गया था। सोचा होगा कि जो जेवर मिले वो क्यों लौटा दे। लेकिन गहने लेकर फरार होने से कुलबीर का काम नहीं होने वाला है। क्या बात कुछ और है जो हमसे छूट रही है? हाँ, पवन तो यहाँ काम करता है ना साहब। पर साहब यहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। देखिए साहब, मैंने बबलू को फोन किया था। वो क्या है ना, ये लोग प्लास्टिक का माल बेचते हैं तो माल इनके पास होता है। अब जब ये काम नहीं करने वाला है तो कंपनी का माल वापस दे देवे। सुनो जी साहब। तुम इसी फैक्ट्री में काम करते हो? जी साहब, यही काम करता हूँ। पवन को जानते हो? जी साहब, जानता हूँ। किधर है वो? साहब अभी तो मैं बता नहीं पाऊंगा कहाँ है वो। उसका यहाँ किसी से झगड़ा? ऐसा तो मुझे कुछ मालूम नहीं साहब। वो क्या है, वो डेली बेसिस पे काम करता है और मैं भी डेली बेसिस पे ही काम करता हूँ। वैसे मैं प्राइवेट फैक्ट्री में परमानेंट जॉब करता हूँ साहब। वो क्या है, मेरी पत्नी बीमार है, इसके लिए मैं ओवर टाइम के लिए आ जाता हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर मनोज, यहाँ के लोगों के हाव भाव से तो पता चलता है कि पवन से उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन कॉल रिकॉर्ड बता रहा है कि पवन इन लोगों के टच में है। क्या बोले? कुछ पता चला? नहीं, उन्होंने कहा जैसे कुछ पता चलेगा तो वो हमें फोन करेंगे। माँ, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खा लो। खा लो। पीने वाला गले से नीचे नहीं उतरेगा। पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में है। हेलो। कब से पड़ा ये यहाँ? मालूम नहीं साहब, मैं यहाँ से जा रहा था, बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे थे, आके देखा तो लाश है। जा तुम्हें निगाह चला चला चला, बॉडी चेक कर। तो चेहरा तो बुरी तरह कुचल दिया है। कातिल नहीं चाहता था कि इसकी शिनाख्त हो जाए। सर ये मिला। किसी चीज की रसीद लगती है, इसमें नाम और एड्रेस भी है। इसे लैब भेज दो। ओके सर। और कुछ मिला? नहीं सर, और कुछ नहीं है। ठीक है, एम्बुलेंस को फोन कर। ओके सर। तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। ये लो, अपने धंधे में ईमानदारी बहुत जरूरी है और ईमानदारी का फल भी तो मिलेगा। जितना ज्यादा काम, जितनी ज्यादा ईमानदारी, उतना ज्यादा पैसा। शुक्रिया जग्गू दादा। सर, बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत सर पे किसी भारी चीज पे वार करने की वजह से हुई है। हो सकता है कोई पत्थर हो, तो फिर उसी चीज से उसका चेहरा भी बिगाड़ा गया। और क्या लिखा है इसमें? सर, बॉडी पे जो स्लिप मिली थी उसकी लैब रिपोर्ट है। ये स्लिप एसएसबी के बैंक के लॉकर की स्लिप है और इस पे एक लॉकर नंबर भी है। हैरानी की बात यह है कि ये लॉकर ज्योति राणा के नाम पे है। इसका मतलब वो डेड बॉडी कुलबीर राणा की है, जो ज्वेलरी लेकर फरार होने के बाद शायद किसी ने उसको मारा है। तो उसकी फैमिली को शिनाख्त के लिए बुला लो। सर,
क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सर चेहरा तो बुरी तरह से कुचला हुआ है। हाथ या पैर देख के बता सकते हैं? सर हाथ और कद काठ ही देखकर तो ये कुलबीर ही लग रहा है। ठीक है, आप रुकिए बात। ठीक है सर। अनुज, रिस्क नहीं लेते। इस बॉडी का डीएनए इसकी बहन उषा के साथ मैच करवाते हैं और इसकी फोटो हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो और बॉडी को यही रहने दो। सर, लाश के मिलने के बाद कई सवाल खड़े हो गए थे। क्या यह कुलबीर था? अगर था तो कुलबीर को किसने मारा, क्यों मारा, शक्ल क्यों बिगाड़ दी? इस हैवानियत के पीछे किसी का क्या मकसद हो सकता है? पुलिस के लिए अब चुनौतियां बढ़ने लगी थी। साहब मैंने नहीं चुराया साहब। क्या हुआ? साहब मेरा नाम सुधाकर है और गणेश मंदिर के पास मेरे कपड़े का होलसेल व्यापार है। ये श्याम है, मेरे पास काम करता है। मैंने किसी पार्टी को देने के लिए इसे 20 लाख रुपए दिए थे और अब खाली हाथ वापस आकर कहता है कि इसे लूट लिए। सब ये झूठ बोल रहा है। शांत हो जाओ। क्या हुआ रे? साहब मैंने कुछ नहीं चुराया साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। इतनी भीड़ थी साहब, पहले पीछे से धक्का लगा, फिर आगे से धक्का लगा, कोई पीछे लेके गया, फिर कोई आगे लेके गया साहब। मेरे हाथ में बैग था साहब, पता नहीं बैग भी कहाँ चला गया। मुझे कुछ नहीं पता साहब। साहब ये झूठ बोला था ना। हम लोग है ना, कहाँ हुआ ये सब? सर ये उस मार्केट एरिया का सीसीटीवी फुटेज। सब वो देखिए मैं। पर सर बैग गया कहाँ? ये तो जैसे जादू है। रिसिप्ट प्ले करो। साहब वो हमारा बिटवा पवन को पता चला? तुलसी जी अभी तक तो पवन का कुछ पता नहीं चला। पता नहीं किस हाल में होगा, कितने दिन हो गए, कुछ खबर नहीं है वो कहाँ है, कैसा। ये तो अपना पवन है, अनी तो अपना पवन है, साहब ही अपना पवन है। क्या हो गया? आप इतना यकीन से कैसे कह सकती है कि ये पवन की फोटोग्राफ है? माँ ना बचपन में बहुत जिद करके गुदवाया था। कहाँ है अपना बेटवा? कहाँ है? क्या हो गया? इसकी डेड बॉडी कुछ दिनों पहले गोरेगांव पुलिस ने रिकवर की थी। माँ 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 पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसी आती है मुझे इन्फॉर्म कर देना। सब हमें बेटा उसको कौन मारे? सब बताओ आप उसके। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। लीजिए। साहब हमें पवन को कौन मारा होगा? वो तो बड़ा ही शरीफ है, यहाँ काम करने आया था। थोड़े पैसे जमा हो जाए तो हमको यहाँ बुला लेने वाला था। साहब मैं आके हाथ जोड़ती हूँ, आप ढूंढो उसको किसने मारा। देखिए पवन के जेब में हमें एक लॉकर की रिसीट मिली है और उस लॉकर में 70 लाख के गहने थे और वो गहने गायब है। हमें लगता है कि आपका बेटा इस शहर में बड़ा बनने के चक्कर में कुछ गलत काम कर रहा था। नहीं साहब, हमारा पवन ऐसा काम नहीं करेगा। वो बड़ा ईमानदार है, चोरी चकारी नहीं कर सकता। साहब जरूर उसको किसी ने फंसाया होगा, वो ऐसा नहीं कर सकता। ये पवन मुंबई में नौकरी करने आया था, नौकरी तो उसे मिल गई पर शायद वो खुश नहीं था और इसलिए उसने चोरी की। हो सकता है। मुझे दो पॉसिबिलिटीज बनती है। ये कुलबीर सच बोल रहा है कि वाकई पवन और उसके साथियों ने ज्वेलरी उससे लूटी है, फिर पवन का अपने साथियों के साथ झगड़ा हो गया और उन्होंने पवन को मार डाला। सेकंड, शायद कुलबीर ने ही पवन को मारा है और ज्वेलरी लेकर भाग गया है, लेकिन गया कहाँ? बैंक के सामने तो चोरी हुई नहीं।
जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ एक ही आदमी हमें बता सकता है और वो है कुलबीर। और इस कुलबीर का कुछ पता नहीं चलता। उसका फोन गाड़ी में मिलता है और कॉल रिकॉर्ड में कुछ सस्पिशियस नहीं मिलता। अगर ये कुलबीर ने किया ना तो बड़ी प्लानिंग के साथ किया है। इस कुलबीर की फोटो हर जगह पे सर्कुलेट कर दो। ये मुंबई छोड़कर भागना नहीं चाहिए। मुझे कैसे भी करके ये कुलबीर चाहिए। जी सर। हेलो सर, पवन मिश्रा केस की सारी डिटेल्स इस फाइल पे। हम लोग कुलबीर राणा की मिसिंग कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और ये कुलबीर राणा के मां के बैंक लॉकर की रिसीट पवन मिश्रा के जेब में मिलना हमारे लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। अब हम लोग इसी के आधार पर आगे की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। राइट सर। इन केस इफ यू नीड एनी हेल्प, यू आर एट योर सर्विस। थैंक यू वेरी मच। श्योर। तुलसी मिश्रा को उसका बेटा मिल के भी नहीं मिला। पवन मिश्रा की गुमशुदगी की फाइल फिलहाल क्लोज तो हो गई, पर उसकी बेरहमी से की गई हत्या, जेब में लाखों रुपए के लापता गहनों की रिसीट और इन गहनों से जुड़े व्यक्ति कुलबीर राणा की गुमशुदगी ने पवन मिश्रा की गोरेगांव और बोरीवली थानों में कई एक नई फाइलें खोल दी। इधर गोरेगांव पुलिस एक विचित्र आपराधिक चुनौती से जूझ रही थी। कैसे हुआ कहाँ था? सर, मैं एटीएम से पैसा लेकर ही आ रही थी इसी फुटओवर ब्रिज से। अचानक पता नहीं कैसे मेरा पर्स कौन लेके छीन के भाग गया, कुछ पता ही नहीं चला सर। सर इस फुटेज में भी कुछ नहीं है। क्या हुआ सर, क्या सोच रहे हैं? अनुष्ठ में याद एक क्रिमिनल था, नजीर मामू साहब। नजीर मामू का एनकाउंटर तो आप लोग ने कर दिया था। आपुट ने तो खबर दिया था उसका, इसीलिए तो तुझे बुलाया। वही खेल वापस शुरू हो गया यहाँ गोरेगांव में। वो जादू गैंग वाला खेल। बराबर। अब तक 3-4 वारदातें हो चुकी है। किसी का पैसा गायब है, किसी की ज्वेलरी गायब है। अभी ये अपना मामू जो है ना, नजीर मामू, ये ऊपर से आके थोड़ी काम बजा सकता है। इसका ना जरूर कोई ना कोई फंटर ही काम बजा रहा रहेगा। वही तो जानना है। नजीर के तो पूरे गैंग को हमने अंदर किया था, फिर उसका कौन सा शागिर्द बाहर रह गया था। ये लोग नजीर के स्टाइल में काम कर रहे हैं। 5-6 लोगों का गैंग है। कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, किसी को नहीं पता चल रहा है। बोल कौन है ये? मावा, मस्तान मावा साहब है तो साहब वो नजीर मामू का फंटर, लेकिन पुलिस के हाथ लगाने साहब वो बहुत बच के निकल गया साहब। ये मस्तान मावा मिलेगा कहाँ? अरे साहब, अभी क्या लेने का इधर? तेरे को लेने आया हूं। चलेगा? ले चलो ना साहब, ले चलो मेरे को। पैरों से पैरालाइज हो गया हूँ, इलाज के लिए पैसा भी नहीं मेरे पास। इलाज के लिए तेरे पास पैसे नहीं है और ये इतना सब कुछ ऐसे ही बन गया? साहब ये सब तो दिखावा है, अंदर से एकदम खोखला हूँ। कब से तेरी हालत? 3 साल हो गए साहब, दवाई ज्यादा, खाना कम खाता, बेकार हो गया हूँ साहब। ठीक है। इसकी फिजिकल हालत देखकर लगता नहीं कि ये इन्वॉल्व होगा, लेकिन क्राइम करने का तरीका वैसा ही है। जी सर, इसकी मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल सेम है, लेकिन ये लोग है कौन? हम लोगों ने सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए। अनुज, एक काम करते हैं, एक बार ये सारे सीसीटीवी फुटेज एक साथ चला कर देखते हैं। कोई ना कोई चीज तो कॉमन जरूर निकलेगी। प्ले करो। स्टॉप। वो ऑन करो। स्टॉप। ये प्ले करो। स्टॉप। अनुज, ये और ये चारों तीनों फुटेज में कंधे पर बैग है, सेम। लेकिन इनके चेहरे तो कहीं भी नजर नहीं आ रहे, क्योंकि इन्हें पता है कि ये सीसीटीवी के सामने, इसलिए जानबूझकर चेहरा छुपा है। इनके कंधों पर देखो, एक ही बैग है। जो सीसीटीवी कुलबीर का हमने देखा वहां ये नहीं हुआ, शायद आगे उसके साथ भी यही हादसा हुआ होगा। सर मतलब एक प्रॉपर गिरोह है जो पूरी प्लानिंग के साथ काम करे। करेक्ट। लेकिन सर वो कुलदीप वाली इंसिडेंट से जुड़ा आदमी पवन मिश्रा, जिसके जेब में वो लॉकर की रिसीट मिली थी,
हो सकता है वो भी इसी गैंग का मेंबर हो। लेकिन अब वो तो मर चुका। बोरीवली पुलिस ने उसके एक दोस्त के बारे में हमें बताया था, वो ऑटो ड्राइवर बबलू। लेकिन सर कोई पवन को क्यों मारेगा? हो सकता है कि लूट के माल को लेकर इन लोगों में झगड़ा हुआ हो और पवन को मार दिया हो। इस बबलू ड्राइवर को उठाकर लेकर आओ, अब आगे की बात ये बबलू ही बताएगा हमें। सर साहब मैं नहीं जानता पवन भाई को, साहब मैं नहीं जानता। बेरोजगार था, मैंने काम दिला दिया उसको, 1-2 बार फोन पे बात कर लिया उससे, बस वो अच्छा आदमी था, उतना ही साहब, बस उतना ही। अपन ऑटो वाला आदमी है साहब, कहाँ। दिन भर ऑटो चला चला के थकता होगा ना तू? हाँ सर मैं थक जाता है। थोड़ा आराम कर ले तू। अनुज, इसका क्या करना है ना मुझे बाद में बताता हूँ। साहब मेरी बात सुनो साहब, मैं बोल रहा हूँ साहब, आप सुनो तो सही साहब, मेरा लेना देना नहीं है आप साहब। इसको क्यों रोक के रखा है? साहब ने कहा है रात को एनकाउंटर करके ठिकाने लगाएंगे इसको। यहाँ पर रहेगा तो मुफ्त की रोटी तोड़ेगा सरकार की। साहब 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 मैं बोलने के लिए राजी हूँ साहब, मैं सब बोल रहा हूँ, मेरे को याद आ गया। आप साहब को बोल दो जाकर। अरे साहब मेरे से गलती हो गई साहब, बोल दो ना साहब। चल बोल। जो चाहिए एक बार लिस्ट बना लो। शादी के रोज मत कहना ये रह गया वो रह गया, ये चाहिए वो चाहिए। समझ आ रहा है? हाँ मम्मी बस हो गया। तुम्हें कुछ भी एक्सपेंसिव चाहिए मुझे बताना, मम्मी को नहीं। टॉप सीक्रेट। यस। चलो चलता हूँ मैं। बाय। सुनिए। हाँ चाय। चाय मैं आके पी लूंगा। अच्छा सुनिए। हाँ नरेश भाई ज्वेलर्स के जाना है शाम को 6 बजे। 6 बजे आ जाऊंगा मैं। याद रहेगा? अरे माय डियर वाइफ, पक्का आ जाऊंगा टाइम पे। बाय। पक्का 6 बजे, लेट मत होइएगा। बाय। हमसे गद्दारी करेगा, देख तेरी हालत क्या करता हूँ। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। 6 बजे की खबर मिली थी, चाचा ने रवाना भी कर दिया था। अपनी क्या गलती, धूरा वहां पर। कितनी बार बोला था आपको कि 6 बजे तक आ जाइएगा? 5 बजे से मैं और मेरी बेटी तैयार होकर बैठे हैं। अरे यार एक मीटिंग आ गई। तुम्हारी मीटिंग ही इंपॉर्टेंट है। कल चलेंगे पक्का। मेरा मतलब से पार्टी पहुंची नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ साहब? अब बोलो ना, मेरा फोन बज रहा है साहब। हाँ मेरा फोन बज रहा है, फोन बज रहा है, उठा उठा। अंकल फोन कर रहा था। हाँ जी अंकल। सुन, कल शाम को धूर लेट हो गया था, अब तू जल्दी निकल और पोल पे पहुंच। धूर पहुंच रहा है, बाकी के लोग भी पहुंचते होंगे, जल्दी निकल। हाँ जी अंकल। कर देता हूँ। हेलो, अरे कहाँ पार्क कर दी गाड़ी? ठीक है, अच्छी लगी बहुत। अरे चलो थोड़ा इधर ही चलते हैं। अरे क्या हुआ? मेरे बैग कौन लेके गया? अरे तो पिछले 8 महीने से जादू का खेल दिखा रहे थे। बॉस कौन है तुम्हारा?
सर वो तो चेंबर वाले ऑफिस में नहीं। वहां ताला लगा हुआ है। सर वो निकल लिया था। फोन आया था साहब उसका, बोल रहा था कि मार्केट में मिलेगा। सर ये सभी चोरियां कबूले इन लोगों ने। इसमें कुलवीर, श्यामलाल और मलाड की मिसेज नारंग का भी केस है। इसके अलावा और 6 केसेस हैं। 3 सेंटा क्रूज, 1 विलेपार्ले, 1 घाटकोपर। और वो गणेश मंदिर वाला व्यापारी जिसके वर्कर के हाथ से वो 20 लाख रुपए से भरा बैग भी छीना गया था। मेरा बैग क्या हुआ? उधर देखो। पिछले 8 महीने में जादू के बहुत शो दिखाए तुम लोगों ने। एक बात बताओ, कुलवीर को क्यों मारा? कुलवीर को क्यों मारा? सर हम उसे क्यों मारेंगे? हमने तो बैंक के बाहर उसका सामान हड़प लिया और चुपचाप वहां से चंपत हो गया सर। अरे ए भाई साहब, सॉरी सर, क्या कर रहे हो यार? अरे मेरा बैग, अरे मेरा बैग कहाँ गया? पवन मिश्रा को क्यों मारा? सर मुझे जाने दीजिए, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, साइन हॉस्पिटल में। पता है मुझे, तेरी बीवी साइन हॉस्पिटल में एडमिट है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, 15 लाख रुपए खर्च आया। विशाल जी, ऑर्गन केमिकल्स में जूनियर अकाउंटेंट की नौकरी करते हैं। 20,000 रुपये तनख्वाह है तुम्हारी, तो बीवी के इलाज के लिए 15 लाख रुपए कहाँ से आए तुम्हारे पास? यही तुम्हारा पार्ट टाइम बिजनेस है। और हाँ, सिर्फ सच बोल। बताता हूँ सर, सब सच बताता हूँ सर। बैंक के बाहर से जो हमने बैग लूटा था, उसमें जो जेवर थे वो सब पवन के पास थे। सर मैं पवन के पीछे गया और मैंने उसको बोला कि इसमें कुछ जेवर मुझे दे दे। सर वो हरीशचंद्र की औलाद बन रहा था, बोला कि अंकल से धोखा नहीं करेगा। जिससे तुम्हें ये जादू का खेल सिखाया था, गुरु को है। ये धूर चल रहा है, फोकस रखो उसके ऊपर। बैग ऊपर आई, धूर को धक्का दिया, धूर ने इधर देखा, उतने में बैग खींच लेना। जैसे ही बैग खींची जाएगी, धूर उधर देखेगा किसने खींचा। ये बैग उसके बीच में रहेगी, उसको कुछ नहीं दिखाई देगा। बैग ऊपर, चलो बैग ऊपर, बैग ऊपर। ये धक्का दिया, क्या हुआ भाई साहब? क्या हुआ? बैग मेरा। वो आदमी तो नहीं है सर, वो अंकल है हमारे। मैं चाहता हूँ, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। जिधर भी जाओगे मास्टर को भूलना नहीं, पेमेंट टाइम पे आना चाहिए, क्योंकि ये जादू का खेल मैंने सिखाया तुमको। नहीं बस, चलता हूँ। तेरा ये जादू हमने भी सीख लिया है। गुरु दक्षिणा नहीं लेगा हमसे तू। ले चलो इसे। ये चोरी का केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन कुलवीर की मौत अब भी पहले बनी हुई है। नहीं अनुज, ये पहले भी सुलझ जाएगी। तो क्या? अब तक कुलवीर के बारे में हमें सिर्फ एक आदमी इंफॉर्मेशन दे रहा है। कुलवीर का फोन हमें गाड़ी में मिलता है, और ये पवन मिश्रा जिसकी लाश की शिनाख्त होना नामुमकिन था, उसे ये आदमी कुलवीर साबित करने पर तुला हुआ है। बता कुलवीर कहाँ है? तूने ही उसे कहीं छुपा कर रखा होगा, बता। सर जी, ये आप क्या कह रहे हैं? सच बता, कुलवीर को क्यों मारा तूने? सर आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू ऐसे नहीं मुंह खोलेगा। अनुज, जादव, शुरू हो जाओ। सर बता रहा हूँ सर, मैं वो जब बैंक के बाहर खड़ा था तो कुलवीर ने आकर मुझे चोरी की बात बताई। अरे मैं लुट गया, किसी ने बैग छीनी है मेरे हाथ से। सर
मुझे कुलवीर की नीयत में खोट नजर आ गया था। मैं उसे अपने घर ले गया, वहां उस पर दबाव बनाया, पर वो चोरी की बात पर डटा रहा। दीदी समझाओ ना जीजा जी को। अरे मेरे पास नहीं है कोई बैग। साले साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तेरी नीयत खराब हो गई है? अम्मा जी ने घर हमारे नाम कर दिया तो सारा माल तू अकेले हड़पना चाहता है। चल बता, कहाँ छुपा के रखे जेवर? निकाल, नहीं तो मेरे पास नहीं है। उसकी लाश कहाँ है? मैं और मेरी बीवी ने मिलकर घर के आंगन में पीछे उसे दफन कर दिया। बेवकूफ इंसान, ज्वेलरी वाकई में चोरी हुई थी। कुलवीर पैसों के पीछे भाग रहा था, वो उसकी मजबूरी थी, लेकिन तुम लोगों ने लालच में आके एक मासूम आदमी को मारा है। इसकी बीवी को भी उठाकर लेकर आना। लालच वो बीमारी है जो लालची को तबाह तो करती ही है, पर कभी कभी अपनी चपेट में कुछ मासूमों को भी ले डूबती है। बदलते वक्त के साथ साथ अपराध भी बढ़ रहे हैं, उनका तरीका भी बदलता जा रहा है, इसलिए हमेशा सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।